जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, पाकिस्तानी सेना ने फिर एक बार सीमा पर तोड़ दिया सीज फायर। लिपा वैली में भारतीय चौकियों पर कर दी बहुत बड़ी गोलीबारी दोस्तों, बताएंगे जिसके बाद कैसे भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब, निकाल दी पाकिस्तान की सारी हेगड़ी। तो वहीं दोस्तों, भारत को आंख दिखाकर जब पाकिस्तान की हालत हुई खराब, तो अब भारत सही लगाने लगा गुहार, कहने लगा पाकिस्तान की भारत हमको बचा लो, हमको बचा लो। जी हां दोस्तों, बताएंगे पाकिस्तान में एक टमाटर की कीमत 75 रुपए हो चुका है दोस्तों, जिसके बाद संसद में बवाल मचता दिखाई दिया है। आपको बताएंगे उसके बाद भारत से क्या कहकर पाकिस्तान ने लगाया गुहार दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे भारत ने बंद किया रास्ता तो पाकिस्तान ने खोल दिया दरवाजा। जी हां, बांग्लादेश को ऑफर कर दिया कराची बंदरगाह। बताएंगे भारत के लिए कितने बड़े खतरे की है ये खबर दोस्तों, कैसे बांग्लादेश के लिए उमड़ रहा है पाकिस्तान का प्रेम। तो वहीं भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे पाकिस्तान और अमेरिका एक साथ तगड़ा झटका दिया दोस्तों। इससे आगे और भी एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत को आंख दिखाने वालों की खैर नहीं है और ये नया भारत जवाब देना जानता है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दिया था, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तानी सेना का दुस्साहस सामने आया है। 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी रात पाकिस्तान की सेना ने एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सीमा पार से लिपा घाटी क्षेत्र में सीज फायर टूटा। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों पर छोटे हथियारों और मोर्टार से फायरिंग कर दी। जी हां, भारतीय सेना ने भी इस कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक दोनों ओर से देर रात भारी गोलीबारी जारी रही दोस्तों। अप्रैल के आखिर में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने बेजरन वैली में 26 लोगों की गोली मारकर हत्या की थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन महादेव से बदला लिया था। 10 मई को दोनों देशों के बीच तनाव के बाद सीज फायर पर सहमति बनी थी। इसके बाद से बॉर्डर पर कोई उकसावे वाली कार्रवाई सामने नहीं आई थी। अब पहली बार दोस्तों पाकिस्तान ने 26 अक्टूबर की रात को दुस्साहस किया। सिर्फ अगस्त महीने के पुंछ सेक्टर में एक फायरिंग की घटना सामने आई थी। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के बाद एलओसी पर भारतीय सेना पूरे तरीके से अलर्ट मोड में है। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय सेना जिस प्रकार से होल्ड पर रुकी हुई है दोस्तों, स्टैंड बाय मोड में उनको डाला गया है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया गया बल्कि स्थगित किया गया है। क्या दोस्तों, अब इस भारी गोलीबारी के बाद, सीज फायर ब्रेकिंग करने के बाद, क्या अब अपना भारत ऑपरेशन सिंदूर को फिर से रिज्यूम करेगा, फिर से कंटिन्यू करते हुए पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब देगा? क्या फिर से पाकिस्तान में घुसकर उसके ठिकानों का ध्वस्त करेगा? दोस्तों, बहुत बड़े ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इतनी भारी गोलीबारी के बाद भारत क्या कदम उठाता है, भारत का विदेश मंत्रालय क्या जवाब देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फिर से ऑपरेशन सिंदूर को एक बार रिज्यूम करके जवाब देना चाहिए? आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी करिएगा और अपनी भारतीय सेना को इस ऑपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट कहते हुए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर बड़ी ही चौंकाने वाली खबर। पाकिस्तान में एक टमाटर 75 रुपए हुआ महंगा, तो संसद में मचा बवाल दोस्तों, जिसके बाद याद आया भारत हिंदुस्तान से लगा दिया मदद की गुहार। दोस्तों, कहने लगा भारत हमें बचा लो, बता दें। पाकिस्तान में महंगाई ने नया रिकॉर्ड बना दिया है दोस्तों। इससे आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा है। हर चीज की कीमतों में भारी इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान में टमाटर की कीमत 600 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुकी है। पिछले एक महीने में टमाटर की कीमतों में 400% की भारी वृद्धि ने लोगों को परेशान कर दिया है दोस्तों। पाकिस्तानियों में बवाल मचा दिया है। 400% की बढ़ोतरी मायने रखती है दोस्तों। इसका असर पाकिस्तान की संसद में भी देखा जा रहा है, जहां सांसद टमाटर खरीदने के लिए कर्ज देने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही वे भारत से टमाटरों के सस्ते आयात की पुरानी यादें भी ताजा कर रहे हैं दोस्तों। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में पाकिस्तानी सांसद टमाटर की बढ़ती कीमतों पर जोर देते हुए कह रहे हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से यह टमाटर यहाँ
यहाँ लेकर आया हूँ हमारे सांसद फारूक साहब जी का शुक्रिया, जिन्होंने ये टमाटर मंगवाया। इस टमाटर की कीमत 75 रुपए है। पाकिस्तान में टमाटर की कीमतों में यह उछाल पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के बंद होने के कारण आया है। 11 अक्टूबर से दोनों ही देशों के बीच सीमा पर सैन्य झड़पें हो रही हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों के कारण तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। हाल में ही इस्तांबुल में आयोजित शांति वार्ता भी विफल हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा बंद होने से 2600 किलोमीटर लंबी सीमा पर व्यापार ठप हो गया है, जिससे जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं दोस्तों। जिसके बाद अब पाकिस्तानी सांसदों को भारत की याद आ रही है। उनको लग रहा है कि अगर भारत के साथ हम ट्रेड कर रहे होते तो आज पाकिस्तान में टमाटर के भाव आज से 1 महीने पहले जितना प्राइस था उससे भी कम होता। यानी आज के प्राइस से 400% बढ़ोतरी के बाद के हिसाब से 500% कम प्राइस होता। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है पाकिस्तानी सांसदों का। और अब भारत की उनको याद आ रही है। पाकिस्तान की जनता भारत के साथ ट्रेड करने के लिए दबाव डाल रही है दोस्तों। कह रही है भारत हमको बचा लो, और पाकिस्तानी हुक्मरानों के विरोध में उतरती दिखाई दे रही है सड़कों पर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की जनता की हालत बहुत तरीके से बुरी हो चुकी है। जो मिडिल फैमिली है वो टमाटर को देख तक नहीं पा रही है, सिर्फ दाम पूछकर ठेली पर वापस रख देती है कि भैया हमें नहीं चाहिए टमाटर। और शहबाज शरीफ जनरल मुनीर को गालियां तक पड़ती दिखाई दे रही हैं दोस्तों। ये हालत हो चुकी है पाकिस्तान की। और अपने आप को पाकिस्तान आज भी सबसे ऊपर समझता है, लेकिन हालत इतनी बुरी है आप इसको कह सकते हैं कि अंदर से खोखला हो चुका है पाकिस्तान, लेकिन ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो मजबूत है। बाकी रियलिटी क्या है हमने आपको बता ही दिया दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है बताना मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के द्वारा जो शर्तें रखी गई है कि बात होंगी तो सिर्फ पीओके पर होंगी वरना नहीं होंगी, और जब तक पीओके का मुद्दा हल नहीं हो जाता, जब तक पीओके भारत में वापस नहीं मिलता, तब तक वाकई में पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो ये बात कमेंट में जरूर कहिएगा आप लोग दोस्तों कि तब तक मदद नहीं मिलेगी जब तक हमारा क्षेत्र हमें वापस नहीं मिल जाता। जरूर कहिएगा, लेकिन लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर बांग्लादेश के लिए उमड़ा पाकिस्तान का प्रेम अब यूनुस सरकार के लिए खोल दिया कराची का पोर्ट। जी हां, भारत ने बंद किया था ये रास्ता, तो अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को ऑफर कर दिया कराची बंदरगाह। दोस्तों बता दें, भारत के साथ तनातनी के बीच पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची बंदरगाह का बड़ा ऑफर देकर बड़ा डिप्लोमेटिक दाव चल दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार खराब होते संबंधों से दोनों देशों के द्विपक्षीय कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित हुए। ऐसे में पाकिस्तान ने ढाका के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाकर एक नया रास्ता निकाला है। सोमवार को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक व्यापारिक लाइफलाइन देने की कोशिश की और जूट उत्पादों और अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिए अपने कराची बंदरगाह के इस्तेमाल की पेशकश की है। पाकिस्तान ने जिस वक्त बांग्लादेश को कराची बंदरगाह इस्तेमाल करने का ऑफर दिया है वो समय काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। कुछ हफ्ते पहले ही भारत ने बांग्लादेशी जूट के जमीनी आयात पर रोक लगाया है और पाकिस्तान इसका फायदा उठाने आज धमका। ये समझौता उस समय हुआ जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच करीब 2 दशकों के बाद फिर से संबंध बहाल होने शुरू हुए हैं। ये प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच करीब 2 दशक बाद जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन यानी जेईसी की बैठक ढाका में आयोजित की गई है। इस बैठक को 1971 के खूनी विभाजन के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश रिश्तों में नई गर्माहट का संकेत माना जा रहा है। पाकिस्तान का ये कदम न सिर्फ व्यापारिक बल्कि रणनीतिक लिहाज से भी भारत के प्रभाव को चुनौती देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कराची बंदरगाह के रास्ते बांग्लादेश को खाड़ी देशों के साथ साथ सेंट्रल एशिया तक समुद्री रास्ते से जुड़ने का नया रास्ता खुलेगा। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान ने चाल जरूर चली है, लेकिन बांग्लादेश के लिए यह सौदा व्यवहारिक नहीं है। जी हां दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि कराची पोर्ट से चिटगांव पोर्ट की दूरी करीब 2600 नॉटिकल मील की है और इस रास्ते को तय करने में जहाजों को करीब 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। इस समुद्री मार्ग पर पहली बार पिछले साल एक पाकिस्तानी कार्गो जहाज ने चिटगांव बंदरगाह पर लंगर डाला था, लेकिन ऊंची लागत और काफी ज्यादा समय लगने की वजह से यह व्यापारिक रूप से प्रभावी साबित नहीं हुआ। हालांकि फिर भी पाकिस्तान का यह ऑफर डिप्लोमेटिक महत्व को रखता है। खासकर वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो दक्षिण एशिया में बांग्लादेश के लिए भारत की जगह नया साझेदार बन सकता है। पाकिस्तान ने जूट पर टैक्स में कमी और कस्टम ड्यूटी खत्म कर बांग्लादेश को आकर्षित करने की कोशिश की है ताकि वो जूट उत्पादों का बड़ा आयातक बन सके। दोस्तों, भारत के साथ बढ़ते तनाव ने बांग्लादेश की जूट इंडस्ट्री को गहरा धक्का दिया
लिया। अगस्त में भारत ने सीमाई मार्गों से बांग्लादेशी जूट और रस्सियों के आयात पर रोक लगा दी थी। इससे पहले ही भारत ने बांग्लादेश में बनाए गए कपड़ों के आयात पर भी रोक लगा दी थी। इसके बाद बांग्लादेश के लिए अपने कपड़ों का निर्यात करने का एकमात्र समुद्री रास्ता ही बचा है दोस्तों, लेकिन ये रास्ता काफी ज्यादा महंगा है। इसके अलावा भारत ने पिछले दिनों बांग्लादेश का ट्रांजिट एग्रीमेंट भी रद्द कर दिया था, जिसके तहत बांग्लादेश अपने उत्पाद भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से तीसरे देशों में भेज सकता था। जी हां, जो अब नहीं कर पाएगा। अब ऐसे में भारत के इन फैसलों की वजह से बांग्लादेश के लिए अपने सामानों का दूसरे देशों में निर्यात न सिर्फ काफी ज्यादा महंगा हो गया है, बल्कि सामान भेजने में लगने वाला वक्त भी काफी बढ़ गया है। कुल मिलाकर दोस्तों बांग्लादेश के लिए दिखा रहा है पाकिस्तान की हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन एट लास्ट वो बांग्लादेश को ही लूटेगा। ये भी मोहम्मद यूनुस को पता होना चाहिए, लेकिन यूनुस को लगता है कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, जबकि रियलिटी क्या है हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर अमेरिका पाकिस्तान को लगेगा बड़ा झटका। दोस्तों पहली बार भारत में बनेगा यात्री विमान। रूसी कंपनी साथ HAL करेगा SJ-100 जेट का निर्माण। दोस्तों भारत रूस संबंध और स्वदेशी एविएशन क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है। स्वदेशी सरकारी एविएशन कंपनी HAL ने रूस के साथ सुखोई सुपर जेट यानी SJ-100 यात्री विमान बनाने का करार किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD DK सुनील के मौजूदगी में मंगलवार को मॉस्को में इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। HAL ने आधिकारिक बयान जारी करके बताया कि इन SJ-100 बोले तो सुखोई सुपर जेट विमानों का इस्तेमाल उड़ान स्कीम के तहत छोटी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए किया जाएगा। हालांकि HAL ने यह साफ नहीं किया है कि कितने विमानों का भारत में बनाने पर सहमति बनी है और कब से उत्पादन शुरू होगा, लेकिन एविएशन कंपनी ने जरूर बता दिया है कि उड़ान स्कीम के तहत इस वक्त देश में करीब 200 विमानों की आवश्यकता है। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों जैसे श्रीलंका, मालदीव इत्यादि को इसमें जोड़ दे तो 350 अतिरिक्त विमानों की आवश्यकता होगी। तो वहीं आपको बता दें देवदूत बने भारतीय तटरक्षक बल दोस्तों बीच समंदर में की इमरजेंसी रेस्क्यू धमाके में बुरी तरह जख्मी ईरानी नागरिकों को निकाला बाहर। जी हां, भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड दल ने अरब सागर में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण लेकिन सफल मेडिकल इमरजेंसी रेस्क्यू का काम को अंजाम दिया है। कोस्ट गार्ड ने यह रेस्क्यू ऑपरेशन अरब सागर में बहुत ही दूर जाकर अंजाम दिया। इस अभियान में एक ईरानी जहाज पर विस्फोट में बुरी तरीके से घायल शख्स को निकाल कर लाया गया। हाल ही में कोस्ट गार्ड ने अरब सागर में ही 11 दिनों से लापता मछली पकड़ने वाली एक भारतीय बोट पर फंसे 31 मछुआरों को सुरक्षित निकाला था। जी हां दोस्तों, लगातार अपनी भारतीय नौसेना हर एक देश के नागरिकों को, सैनिकों को बुरे समय से निकालने की पूरी कोशिश में रहती है दोस्तों, और हमेशा उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हमारे दुश्मन देश का नागरिक है या फिर मित्र देश का नागरिक। भारतीय कोस्ट गार्ड ने हमेशा से हर किसी की मदद की, ऐसे में उनको थैंक यू कहना तो बनता है आप सभी का दोस्तों। इसी बीच ये थी भी की सारी बड़ी जानकारियां। आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।